प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो देखो हम लोगों को ये बताना है कि ये जो नंबर दिए हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। तो हमने एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ा था कि अगर सपोज आपके पास तीन नंबर है, जैसे ये तीन नंबर है 3, 4 और 5 और ये ट्राइंगल की तीन साइड है, तो ये तीनों नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे या नहीं होंगे कैसे पता चलेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कर लेंगे, तो बड़े नंबर का स्क्वायर कर लेंगे, बाकी दो छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे और दोनों को प्लस कर लेंगे। अगर इक्वल आता है तो आप बोलेंगे ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, और इक्वल नहीं आता है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो आपका कंसेप्ट क्या है, सबसे बड़ा नंबर। तो यहां पर मैं देखता हूं 3, 5 और 4 है, तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर यहां पर क्या है 5, और आप क्या कर रहे हो उसका स्क्वायर कर रहे हो। तो 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया 25, ये मेरा एक हो गया 1। तो मैंने लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर कर लिया। अब दो नंबर कौन से हैं रिमेनिंग टू, 3 और 4। तो यहां पर मैं आगे लिख लेता हूं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स। तो सम यानी प्लस स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अदर दो नंबर कौन से हैं, 3 और 4 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस करता हूं तो कितना आया 25, 9 और 16 25, नंबर 2। तो मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 क्या इक्वल आया हमारा, 5 का स्क्वायर इक्वल है किससे, 3 के स्क्वायर से, सम ऑफ 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। आई बात समझ में। अब जब ये इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो मुझे यहां पर उसने बोला है एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई विथ रीजन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो देयरफॉर सम ऑफ द क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द, किससे इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स। बराबर, कि आपका लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर को प्लस करके इक्वल आएगा। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet, is a Pythagorean triplet। आया समझ में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यहाँ पर हमें नंबर दिया है 4, 9, 12 और पूछा है बताओ ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए हम क्या करते हैं, तीनों नंबर में से जो भी बड़ा नंबर है उसको स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 12, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर 12, और हम उसका क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144। फिर बाद में सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर, तो बाकी के दो नंबर कौन से हैं, ये नंबर है और ये नंबर है, ये तो लार्जेस्ट नंबर था, तो उसका स्क्वायर और सम यानी प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो 16 को 81 से प्लस करेंगे तो आंसर कितना आया 97। ये आ गया आपका नंबर 2। अब देखो 1 और 2 को देखो, 144 है और 97 इक्वल है क्या, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 12 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू किससे, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, बराबर, इससे इक्वल नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। therefore 4, 9, 12 is not a पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्यों पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि
यहाँ पर इक्वल नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया है, आइडेंटिफाई विद रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो आपको पूछा है बताओ ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 5, 12, 13 तीन नंबर दिए हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए हमारा क्या कांसेप्ट है, सबसे बड़े नंबर को लेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर 13 है, यहाँ पर उसका स्क्वायर करते हैं, तो 13 का स्क्वायर कर लेता हूँ। 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169। 13 मल्टीप्लाई बाय 13, स्क्वायर मतलब 2 बार, 169 आ गया। अब दूसरे दो नंबर कौन से हैं, 5 और 12, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर कौन से हैं, 5 और उसका स्क्वायर और 12 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 इंटू 12, दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 169। अब देखो 169 दोनों इक्वल आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। तो मैं बोल सकता हूं कौन से नंबर है, 5, 12, 13 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, आइडेंटिफाई विद रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो हमें बताना है कि ये नंबर 24, 70, 74 पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए हमारा क्या कांसेप्ट है, सबसे बड़ा नंबर जो है उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 74, तो 74 का स्क्वायर करना है, यानी 74 मल्टीप्लाई बाय 74, तो 74 को 74 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 5476। कितना आ रहा है, 5476। अब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर, तो अदर टू नंबर ये तो हो गया हमारा, तो कौन सा है, 24 है उसका स्क्वायर और 70 का स्क्वायर, बराबर 24 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर। तो 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 576 आएगा, और 70 का स्क्वायर निकालूंगा यानी 70 इंटू 70 करूंगा तो 4900 आएगा। अब ये दोनों को मैं प्लस करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 5476। ये प्लस कर आंसर कितना आया, 5476। अब देखो 5476 दोनों इक्वल आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं दोनों यहां पर इक्वल है फ्रॉम 1 and 2। 74 का स्क्वायर इक्वल है, 74 का स्क्वायर इक्वल है किससे, 24 के स्क्वायर से, और 49 के स्क्वायर को प्लस करेंगे। तो स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर। देयरफॉर हमारे नंबर कौन से हैं, 24, 70, 74 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, आइडेंटिफाई विद रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो हमें नंबर दिए हैं 10, 24, 27 और बताना है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, मैं सबसे बड़ा नंबर लूंगा, बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर 27, तो 27 का स्क्वायर करता हूँ और बाकी दोनों नंबर के भी स्क्वायर ले लेता हूँ और प्लस करता हूँ। अगर इक्वल आता है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, अगर इक्वल नहीं आता है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 27, तो 27 का स्क्वायर करूंगा तो 27 इंटू 27 2 बार करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 729। अब बाकी के दो नंबर कौन से हैं, ये हो गया 10 और 24, तो 10 का स्क्वायर ले लेंगे और 24 का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को प्लस कर लेता हूं तो कितना आ रहा है, 676। तो 1 और 2 में देखो 729 और 676 दोनों इक्वल हैं क्या, दोनों इक्वल नहीं है। तो फ्रॉम 1 and 2 27 का स्क्वायर इक्वल नहीं है किससे, 10 के स्क्वायर को प्लस कर लेंगे 24 के स्क्वायर से, तो इक्वल नहीं आ रहा है। तो मैं लिखूंगा स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर, देयरफॉर 10, 24, 27 is not a Pythagorean triplet। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई विद रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो आपको बताना है ये नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं, 11, 60, 61। तो हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा है कि हम सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर लेंगे, अगर उसका स्क्वायर बाकी के दोनों नंबर के स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे उससे इक्वल आएगा तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, नहीं तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, 61
तो मैंने 61 का स्क्वायर किया, 61 का स्क्वायर करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3721, 61 मल्टीप्लाई बाय 61। बाकी के दो नंबर कौन से आपके 11 और 60, तो 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे 60 के स्क्वायर से, तो 11 का स्क्वायर होगा 121, 60 का स्क्वायर होगा 3600, मल्टीप्लाई करके आ, ये दोनों को प्लस कर लेता हूं तो कितना आ जाएगा 3721। अब देखो 1 और 2 में 3721 इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2 61 का स्क्वायर इक्वल है बाकी के दोनों नंबर के स्क्वायर से प्लस कर दो, तो मैं बोल सकता हूं स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर, देयरफॉर 11 60 61 is a Pythagorean triplet। आया समझ में? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। इन फिगर एंगल MNP, एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल जो है 90 डिग्री है, बराबर। सेग NQ इज परपेंडिकुलर टू MP, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं कि अगर एंगल MNP 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और NQ हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर है, तो NQ हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर है, तो हमारी प्रॉपर्टी आती है ना, हमने पढ़ा था थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, और थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये सेगमेंट अगर हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज का रिलेशन ये सेगमेंट के साथ हो जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC, ये हमने सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में प्रूव किया था। तो सेम तरीके से मैं यहां पर भी बोल सकता हूं NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP, आया समझ में? तो अब मैं इसको लिखता कैसे हूं, देखो मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये मेरा क्या है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसको मैं लिखूं कैसे, इसका सोल्यूशन कैसे लिखता हूं, तो मैं सोल्यूशन के लिए लिखता हूं, तो हमने थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में कैसे लिख रखा है उसी तरीके से लिखेंगे। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है यहाँ पर MNP आपका एंगल दिया है 90 डिग्री, तो हम एंगल लिख लेते हैं 90 डिग्री, MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। अच्छा, ये 90 डिग्री बता दिया आपने, फिर आपको ये बताना है कि ये परपेंडिकुलर है, तो सेग NQ इज परपेंडिकुलर टू, यहां पर मैं लिख लेता हूं हाइपोटेन्यूज MP, ये भी मुझे गिवन दिया हुआ है। तो जब ऐसा हो गया, जब ये आपका सेगमेंट हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर है, तो आपका रिलेशन क्या बन जाता है, देयरफॉर NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ मल्टीप्लाई बाय QP, समझ गया? ये रिलेशन जब बनता है तो हमारा किससे बना ये रिलेशन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, आया समझ में? ठीक है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए, देखो MQ बराबर NQ मुझे ढूंढना है, तो NQ की जगह पर NQ स्क्वायर ही आएगा। MQ कितना दिया है आपका, 9 दिया है, MQ 9 दिया है, यहां पर लिख लेता हूं, और QP 4 दिया है, तो QP की जगह पर 4 आ जाएगा। रीजन आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, स्क्वायर रूट ले लेता हूं मैं दोनों तरफ से, तो NQ इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6, तो रीजन लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपको NQ चाहिए था, तो NQ मिल गया, समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। इन फिगर एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपका एंगल QPR ये वाला एंगल 90 डिग्री है, सेग PM परपेंडिकुलर टू सेग QR, Q डैश M डैश R, PM इज इक्वल टू 10, PM 10 है आपका, और QM 8 दिया है। फाइंड QR देखो ये पूरा ढूंढने के लिए बोला है, ये पूरा QR ढूंढने के लिए बोला है मुझे। तो पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर देख लेता हूं, देखो हमने क्या पढ़ा कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ये,
तो सामने 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस हो गई, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस हो गई, और हाइपोटेनियस पे पीएम परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं, तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये मेरा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से हो जाएगा। खाली डायग्राम जो है इसने इस तरीके से लिया है, तो पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इंटू एमआर आ जाएगा, और उससे मैं एमआर ढूंढ लेता हूं। अब जब मेरा एमआर आ गया तो क्यूआर आ जाएगा कि नहीं, देखो क्यूएम और एमआर को प्लस करके, तो पहले मैं क्या ढूंढ लेता हूं, एमआर ढूंढ लेता हूं। तो यहां पर सोल्यूशन में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इन ट्राइंगल कैसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्यूपीआर ले लेता हूं, क्यूपीआर, एंगल क्यूपीआर इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले 90 डिग्री बताते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में, फिर उसके बाद में हम क्या बताते हैं, परपेंडिकुलर बताते हैं। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, सेग पीएम परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस क्यूआर, ये आपका क्या है, गिवन, ठीक है, ये भी क्या था आपका गिवन। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम मल्टीप्लाई बाय एमआर, और रीजन क्या आएगा आपका, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो पीएम कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर, क्यूएम कितना है, 8 है, मल्टीप्लाई बाय एमआर मुझे नहीं पता, एमआर मुझे ढूंढना है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू एमआर। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो 4 2 जा 425 4 2 जा 8 होता है, 425 बराबर। यहां पर एक स्टेप बढ़ा लेता हूं मैं, यहां पर वापस से 100, 10 का स्क्वायर 100, 8 मल्टीप्लाई बाय एमआर। तो मुझे एमआर चाहिए, तो 8 नीचे आ जाएगा, तो 100 अपॉन 8 इज इक्वल टू एमआर। कैंसिल करता हूं, 4 2 जा 425 जा 100, तो एमआर आपका क्या बचा, एमआर इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, तो एमआर इज इक्वल टू 2 1 जा 2 12.5 जा, तो एमआर कितना आ गया आपका 12.5। तो देखो ये एमआर कितना आ गया 12.5। अब आपके पास क्यूएम है और एमआर भी है, तो क्यूआर आ जाएगा क्या नहीं प्लस करके, तो मुझे क्यूआर चाहिए, तो क्यूआर इज इक्वल टू, क्यूआर किससे आएगा, क्यूएम प्लस एमआर, रीजन आ जाएगा क्यू डैश एम डैश आर, क्लियर। क्यूएम कितना है आपका 8 है, एमआर आपका कितना है 12.5 है, प्लस कर लोगे तो आंसर कितना आएगा 20.5, इसको इससे प्लस किया तो क्यूआर आपका कितना आया है 20.5। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है हमको, डायग्राम दिया है ट्राइंगल पीएसआर, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, से फिगर फाइंड आरपी, तो आपको ये आरपी ढूंढना है, एंड पीएस, और क्या ढूंढना है, पीएस ढूंढना है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन ट्राइंगल पीएसआर। अब देखो पीएसआर को मैं गौर से देखता हूं, तो पीएसआर के अंदर मुझे एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये बचा हुआ एंगल ये 60 डिग्री हो जाएगा या नहीं, बराबर। तो पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल क्या है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल है, और ये बताने के बाद फिर हम हमारा ये 30 60 90 का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे कि 30 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस की हाफ होती है और 60 डिग्री की साइड √3/2 होती है। तो पहले मैं ये ट्राइंगल के अंदर 30 60 90 जो है वो बता देता हूं, तो सोल्यूशन मेरा कहां से चालू होगा। तो देखो मुझे थ्योरम लगाना है कि भाई मुझे अगर ये ढूंढना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, ये 30 डिग्री के सामने की साइड मेरे पास ढूंढना है, 60 के सामने की साइड ढूंढना है और हाइपोटेनियस भी ढूंढना है। तो पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा, ये ट्राइंगल क्या है 30 60 90। तो 30 60 90 के लिए देखो मैं यहां से ही लिख लेता हूं कि इन ट्राइंगल पीएसआर एंगल, देखो ये वाला एंगल देख लेता हूं मैं, ये एंगल, तो ये एंगल का नाम P है, तो SPR, एंगल SPR इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपको गिवन है। चलो ये वाला हो गया मेरा। अब यहां पर आता हूं 90 डिग्री वाले पे, तो ये 90 डिग्री के लिए मुझे दिया है ना, तो ये 90 डिग्री क्या आ जाएगा, PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। तो ये 30 था, ये 90 था, तो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा।
और ये एंगल का नाम ये है आर, तो एस आर पी, तो एंगल एस आर पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर ये क्या है, रिमेनिंग एंगल, आप लिखेंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल, आपने कौन सा ट्राइंगल लिया है, पी एस आर। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर पी एस आर जो है, देयरफॉर ट्राइंगल पी एस आर इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल, बराबर। पी एस आर 30 60 90 ट्राइंगल। अब 30 60 90 है तो 90 के सामने वाली ये साइड है, तो ये मेरा हो गया हाइपोटेन्यूस। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, मुझे पहले ये ले लेता हूं क्योंकि हाइपोटेन्यूस है नहीं ना मेरे पास, तो मैं 30 डिग्री के सामने लेकर आता हूं ये वाली साइड। तो 30 के सामने वाली साइड कौन सी है, आर एस, ठीक है। तो देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू 30 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाफ होती है, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। यहां पर हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, हाइपोटेन्यूस है पी आर। आप रीजन लिखेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, क्या थ्योरम है हमारा, ट्राइंगल थ्योरम, ट्राइंगल थ्योरम। अब देखो यहां पर आर एस मेरे पास है कितना है, 6 हाफ, पी आर नहीं है मेरे पास, तो पी आर मैं ढूंढ लेता हूं। अब देखो यहां पर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और यहां पर आपका क्या बचा, पी आर, 1 मल्टीप्लाई बाय पी आर, तो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 6 2 12, पी आर आ गया आपका 12। नाउ ये मेरा 12 आ गया, मतलब ये हाइपोटेन्यूस आ गई मुझे। अब मुझे ये भी चाहिए, क्या है, पीएस। पीएस जो है मेरी कौन से एंगल के सामने है, 60 डिग्री के सामने है, तो मैं लिखता हूं पीएस इज इक्वल टू, और जो 60 डिग्री के सामने होती है वो क्या होती है, √3/2 हाइपोटेन्यूस, √3/2 हाइपोटेन्यूस मेरी ये है पी आर, तो पीएस इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय पीएस आपको चाहिए, पीआर आपको कितना मिला, 12 मिला, तो यहां पर 2 1 2 6, तो पीएस इज इक्वल टू क्या है आपका 6√3, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर है। तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं। आंसर क्या क्या चाहिए था आपको, यहां पर देखो आरपी चाहिए था आपको, तो आरपी आपका कितना मिला है 12 यूनिट्स, और पीएस चाहिए था आपको, तो कितना मिला है 6√3 यूनिट्स। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5th वाला, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हमको डायग्राम दिया है और ये इंफॉर्मेशन से, डायग्राम की इंफॉर्मेशन से ये एक्टिविटी कंप्लीट कर कर ए बी और बी सी ढूंढना है। तो यहां पर मैं देखता हूं, देखो डायग्राम में देखता हूं ए बी और बी सी के ऊपर इक्वल साइन दिए, दोनों तरफ साइन सेम है, तो दोनों साइन सेम है, दैट मींस दोनों इक्वल है। अब यहां पर ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, तो मुझे दिया हुआ है कि नहीं डायग्राम में, तो मैं लिखूंगा गिवन। अब देखो जब ये साइड सेम होती है तो एंगल जो है उसके अपोजिट वो भी इक्वल होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं बी ए सी, तो अगर ये 90 डिग्री का है और हमने यहां पर पढ़ा है, यहां पर हमने पढ़ा है बराबर 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम के अंदर कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल होती है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल 45 डिग्री का हो जाता है, बराबर। तो सेम तरीके से BAC, ये साइड और ये साइड इक्वल है और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो BAC ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। है समझ में। नाउ AB और BC, तो AB और BC, तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 है, तो ये ट्राइंगल 45 45 90 डिग्री का हो गया, 45 45 90 डिग्री का। और जो ट्राइंगल 45 45 90 डिग्री का होता है तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या होती है, 1/√2 हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होती है, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज। तो AB और BC, AB और BC क्या हो जाएगी आपकी 1/√2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी AC, क्योंकि ट्राइंगल आपका कौन सा हो गया 45 45 90 डिग्री का। अब 1/√2 मल्टीप्लाई बाय
AC की जगह पर हमने ले लिया है डायग्राम से √8। अब ये √8 को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, देखो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं 8 को। अब ये 4 का रूट निकलता है तो 2 बन जाएगा, और ये 2 जो है रूट के अंदर रहेगा, तो ये 8 आपका क्या बन गया, 2 √2 ऐसे, और ये 1/√2 जो है अपनी जगह पर, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बचेगा आपका, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका कितना हो जाएगा 2। तो आपका AB इज इक्वल टू BC कितना मिला है, 2 मिला है। आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को डायग्राम में, हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो पहले मैंने क्या कर लिया, एक स्क्वायर बना लिया है, मैं ये स्क्वायर को नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है। अब स्क्वायर है तो एंगल 90 डिग्री का रहेगा इसका, तो मैंने एंगल को 90 डिग्री ले लिया है। हमको क्या दिया है, डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, तो ये इसका डायगोनल है, ये डायगोनल है आपका, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। मुझे इसकी साइड ढूंढनी है, मतलब मुझे ये ढूंढना है, AB ढूंढना है या फिर BC ढूंढना है, क्योंकि साइड तो इक्वल ही होती है स्क्वायर की। तो पहले मुझे जो जो दिया है वो ले लेता हूं मैं, और फिर बाद में हमें करना क्या है वो देखेंगे। तो देखो मुझे डायगोनल दिया है और ये दोनों साइड जो है मुझे ढूंढनी है, तो स्क्वायर में साइड इक्वल होती है कि नहीं, और 90 डिग्री है, तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस का इस्तेमाल करूंगा साइड ढूंढने के लिए। तो यहां पर पहले हमें जो जो डायग्राम से मिल रहा है वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD be the required square। स्क्वायर मैंने ले लिया ABCD। अच्छा, स्क्वायर ले लिया है तो मैं ये बोल सकता हूं कि therefore AB is equal to BC। AB और BC इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, इसकी जरूरत भी पड़ेगी मुझे, तो नंबर 1 दे देता हूं और लिख लेता हूं साइड ऑफ स्क्वायर। साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड इक्वल होती है। ठीक है। और मुझे क्या क्या चीज मिलता है जब मैंने इसको स्क्वायर ले लिया, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ स्क्वायर, बरोबर। स्क्वायर का एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये मुझे यहां से मिल गया। अब एक और चीज मुझे है स्क्वायर के अंदर मिल गया, डायगोनल, तो मैं यहां पर लिखता हूं सेक AC इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब AC को आपने डायगोनल लिया है तो AC की वैल्यू दी है आपको, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब मुझे 10 सेंटीमीटर आ गया, मुझे साइड ढूंढनी है, तो साइड ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूं, पाइथागोरस ले लूंगा। अब पाइथागोरस कैसे लिखते हैं, देखो पाइथागोरस के लिए 90 डिग्री चाहिए, तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, ABC, ये वाला ट्राइंगल है ABC। ABC के अंदर मेरा एंगल ABC कितना आ रहा है, 90 डिग्री। एंगल ABC कितना आ रहा है, 90 डिग्री मिल गया मुझे। तो पाइथागोरस के लिए 90 डिग्री चाहिए। अब 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम के अंदर मुझे जो जो वैल्यू दी है मैं वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। तो AC मुझे कितना दिया है, देखो AC कितना है 10 स्क्वायर, AB स्क्वायर अपनी जगह पर, BC की जगह पर, देखो BC की जगह पर मैं AB लिख सकता हूं कि नहीं, इक्वल है, तो BC की जगह पर मैं क्या लिख लेता हूं, AB लिख लेता हूं। तो ये कहां से आएगा, फ्रॉम 1 एंड 1 से लिया आपने और ये 10 गया था, फ्रॉम 1 एंड गिविंग। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर हो गया, सेम है। अब ये 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड होने के लिए, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 जा 250 जा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो AB इज इक्वल टू ये √50 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब देखो ये √50 को मैं स्प्लिट कैसे करता हूं, ठीक है। तो इसका मैं आंसर ढूंढने के लिए इसका स्प्लिट कर सकता हूं 50 को 25 2 जा। 25 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 25 में 25 का रूट निकलता है, तो AB इज इक्वल टू 25 का रूट निकलकर 5 हो गया,
और ये √2। तो ए बी आ गया आपका, ए बी कितना आया 5√2। ए बी आ गया मतलब साइड आ गई क्या नहीं स्क्वायर की। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर। लेकिन आपको उसने ढूंढने के लिए क्या बोला था, साइड तो बोला है और साथ साथ में पेरीमीटर भी बोला है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सब साइड को प्लस करना, और यहाँ पे स्क्वायर की सब साइड जो है सेम होती है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, क्योंकि 4 बार प्लस कर लोगे तो 4 साइड हो गई ना। तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड कितनी है आपकी 5√2। तो 4 5 से कितना हो गया 20√2 सेंटीमीटर। तो मेरा पेरीमीटर कितना है 20√2 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर लिख देंगे, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है आपका 5√2 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कितना आया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। आया समझ में, ठीक है। देखो 7 क्वेश्चन करेंगे, क्या दिया है इन द फिगर एंगल DFE, एंगल DFE ये 90 डिग्री है, एंगल DFE 90 डिग्री है, FG, ठीक है। तो देखो अगर DFE 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गई, अपोजिट साइड जो है ये सामने वाली साइड पूरी क्या हो गई आपकी हाइपोटेन्यूस हो गई। तो ये मेरी हाइपोटेन्यूस हो गई। FG देखो हाइपोटेन्यूस पे ये परपेंडिकुलर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो क्या, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, कि अगर हाइपोटेन्यूस के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है तो रिलेशन बन जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। तो सेम तरीके से FG परपेंडिकुलर आ रहा है ये वाली हाइपोटेन्यूस पे, तो रिलेशन बन जाएगा FG स्क्वायर इज इक्वल टू EG मल्टीप्लाई बाय GD। है समझ में। आगे सब आपको जो है GD दिया है, FG दिया है, एक एक करके ढूंढने बोला है। तो पहले मैं एक एक कांसेप्ट का इस्तेमाल कर लेता हूं, पहले मैं ये वाले कांसेप्ट का इस्तेमाल करता हूं। तो सॉल्यूशन बराबर, यहां पर पहले मैं ये कांसेप्ट का इस्तेमाल कर लेता हूं। तो ये कांसेप्ट के लिए हम लोग ये तरीके से लिखते हैं, तो इन ट्राइंगल DFE, इन ट्राइंगल DFE बराबर, पहले हम क्या करते हैं एंगल 90 डिग्री बताते हैं। तो DFE 90 डिग्री है, DFE 90 डिग्री है गिवन। फिर देखो ये FG इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मैं लिखता हूं सेक FG परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस, क्या है हाइपोटेन्यूस का नाम DE है, ED गिवन। तो ये परपेंडिकुलर है, तो मैं बोल सकता हूं FG स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है ना, तो देयरफॉर FG स्क्वायर इज इक्वल टू FG स्क्वायर इज इक्वल टू EG मल्टीप्लाई बाय GD, EG मल्टीप्लाई बाय GD। रीजन आएगा आपका क्या, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आप पूरा लिखेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। FG की वैल्यू कितनी दी है आपको 12 दी है, तो 12 का स्क्वायर। EG की वैल्यू आपको नहीं पता, तो EG की जगह पर EG आएगा। GD की वैल्यू कितना है 8 है, रीजन लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। अब देखो ये 12 का स्क्वायर यानी 12 into 12 144 इज इक्वल टू EG मल्टीप्लाई बाय 8 नीचे आ जाएगा, तो EG इज इक्वल टू 144 अपॉन 8 से कैंसिल करता हूं, 8 1 जा 8, यहाँ पर 6 बचेगा, 8 8 जा, तो EG इज इक्वल टू 18। तो मेरा EG आ गया कितना 18, तो EG आ गया कि नहीं, मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मुझे दूसरा क्या बोल रहा है FD ढूंढो, तो FD मेरा ये ट्राइंगल में आ रहा है। देखो यहां पर मैं देखता हूं, अगर यहां पर देखता हूं तो FD मेरा ये ट्राइंगल में आता है। अब ये ट्राइंगल के अंदर ये साइड आपको दी हुई है, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल भी है देखो यहाँ पर, और ये साइड आपको दी है और ये साइड दी है, और ये साइड ढूंढने बोला है। तो ये वाली साइड आपकी 90 डिग्री के सामने है कि नहीं, 90 डिग्री के सामने, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस है। तो आपको हाइपोटेन्यूस ढूंढना है और बाकी की दो साइड दी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं। तो आप पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम ले लेता हूं मैं DGF बराबर। क्या चाहिए आपको, एक एंगल 90 डिग्री का चाहिए, तो DGF है आपके पास 90 डिग्री का,
एंगल DGF इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। और उसके बाद में पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो 90 डिग्री के सामने की साइड कौन सी है? DF। तो ये DF की जगह पर मैं FD लिख देता हूं क्योंकि आपको FD चाहिए। तो FD स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड ये है और एक साइड ये है तो GD स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, ठीक है। और साइड में रीजन आएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो FD की जगह पर FD आएगा आपको FD स्क्वायर, GD की जगह पर मैं 8 स्क्वायर लिख लेता हूं और GF की जगह पर मैं 12 स्क्वायर लिख लेता हूं। तो 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 64 प्लस 12 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 144, 12 into 12 दोनों को प्लस कर देता हूं तो मेरा आंसर आएगा 208 FD स्क्वायर। अब मैं क्या कर लेता हूं स्क्वायर रूट ले लेता हूं दोनों तरफ तो FD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 208 लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब देखो इसको स्क्वायर रूट वाले नंबर के अंदर स्प्लिट करना है तो FD इज इक्वल टू अगर मैं इसको 16 मल्टीप्लाई बाय 13 करता हूं फैक्टराइजेशन से तो 16 मल्टीप्लाई बाय 13 करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 208। तो FD इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और ये रूट 13 अपनी जगह पर, तो मुझे FD मिल गया। तो मेरा ये सेकंड भी हो गया। अब मुझे तीसरा चाहिए EF। तो EF कौन से ट्राइंगल में आ रहा है तो मैं यहां पर देखता हूं, देखो ये वाला ट्राइंगल है EF, तो ये वाला ट्राइंगल है और ये वाले ट्राइंगल के अंदर ये आपको दिया हुआ है, ये मुझे 12 दिया हुआ है, FG दिया हुआ है 12 और यहां पर देखो मैंने EG 18 ढूंढा तो वापस से ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गई, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो गई। अब ये दोनों साइड आपकी ट्राइंगल में दी और आपको हाइपोटेन्यूस ढूंढना है तो मैं पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं वापस। तो अपने सेम तरीके से ये वाले ट्राइंगल में लिखता हूं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये ट्राइंगल का नाम FGE। कौन सा एंगल 90 डिग्री चाहिए रहता है आपको, 90 डिग्री लिखना पड़ता है तो मैं FGE लिख लेता हूं FGE इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। तो आपका पाइथागोरस क्या आ जाएगा 90 डिग्री के सामने साइड कौन सी है EF, तो EF स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों दूसरी साइड कौन सी है FG स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर। रीजन क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम। आप पूरा लिखना है। अब यहां पर EF स्क्वायर आपको चाहिए, FG कितना है आपका, FG आपका है 12 का स्क्वायर प्लस EG कितना है, देखो EG 18 है, इसको मैं नंबर दे देता हूं जरूरत पड़ रही थी तो 18 स्क्वायर। ये कहां से आया फ्रॉम 1 and given से आया। अब यहां पर कैलकुलेशन करते तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 into 12 और 18 का स्क्वायर होता है 324 बराबर 18 into 18। दोनों को मैं प्लस कर लेता हूं 144 और 324 को तो आपका आएगा 468 EF स्क्वायर। तो EF इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 468। अब ये 468 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं क्या करता हूं उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करता हूं तो EF इज इक्वल टू ये 468 को मैं स्प्लिट कर लेता हूं इसमें 36 मल्टीप्लाई बाय 13, 36 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 36 ही क्यों लिया क्योंकि 36 क्या है स्क्वायर रूट है किसका 6 का, तो EF इज इक्वल टू 6 रूट 13 बराबर। तो EF भी आ गया। तो मुझे तीनों जो चाहिए थे वो मिल गए तो मैं फाइनल आंसर लिख दूंगा यहां पर। आंसर फाइनल आपका क्या मिला EG इज इक्वल टू 18 यूनिट्स, फिर FD इज इक्वल टू 4 रूट 13 यूनिट्स और EF इज इक्वल टू 6 रूट 13 यूनिट्स। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो 8 वाला क्या दिया है, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल whose length is 35 सेंटीमीटर and breadth is 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको डायग्राम नहीं दिया है, सपोज ये हमारा रेक्टेंगल है ABCD। अब इसमें हमको दिया क्या है, आपको लेंथ दिया है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 12 सेंटीमीटर। हमको डायगोनल ढूंढना है तो मैं पाइथागोरस करके डायगोनल ढूंढ सकता हूँ कि नहीं।
लेकिन मुझे जो रेक्टेंगल दिया है पहले उसके बारे में लिखना पड़ेगा, तो मेरे सॉल्यूशन में पहले रेक्टेंगल से रिलेटेड मैं सॉल्व कर देता हूं। तो लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द गिवन रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखूंगा, एंगल ऑफ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ रेक्टेंगल बराबर कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। नाउ 90 डिग्री मिल गया मुझे। अब मुझे यहां पर लेंथ दी है और ब्रेथ दी है, तो मैं बोलता हूं से BC इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो BC ब्रेथ है तो BC कितना आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। सेम तरीके से AB के बारे में भी लिख देता हूं, से BC इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, BC इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, AB इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो AB कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये आ गया, ये आ गया, डायगोनल बताना बाकी है, तो यहां पर लिख लेता हूं सेग AC इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, डायगोनल आ गया। तो अब मैं पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं ABC के अंदर। तो पाइथागोरस के लिए कैसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि हमारे ट्राइंगल का नाम भी ABC है, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप चाहिए तो यहां पर 1 लिख दो, फ्रॉम 1। तो देयरफॉर 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है, AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब AC आपको ढूंढना है तो AC की जगह पर AC आएगा, AB की जगह पर 12 स्क्वायर आ गया, प्लस BC की जगह पर 35 स्क्वायर आ गया। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 बराबर 12 इंटू 12, और 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225 बराबर। अब इसको प्लस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 1369 बराबर। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इधर आ गया 1369, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखो 1369 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 39 बराबर, 37। 1369 का स्क्वायर रूट कितना है, 37। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। आया सब समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। इन द गिवन फिगर M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, M जो है QR का मिड पॉइंट है। एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन प्रूव दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। तो देखो हम लोगों को ये प्रूव करने के लिए मैं देखता हूं, मुझे PQ स्क्वायर बोला है, तो PQ स्क्वायर अगर मैं देखता हूं तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो अगर इसमें मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो PQ स्क्वायर आ जाएगा, तो PQ स्क्वायर तो मुझे आ जाएगा। लेकिन इसने हमको ये भी दिया है M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो M मिड पॉइंट है QR का, तो RM और MQ इक्वल हो गए। तो मुझे इसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मैं पहले इसको लिखकर सॉल्व कर देता हूं कि पॉइंट M is midpoint of QR, ये आपको दिया हुआ है गिवन। तो therefore RM is equal to MQ, RM is equal to MQ, दोनों हाफ हो गए किसके, RQ के। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इसके लिए नंबर 1 दे दिया मैंने। ये मुझे जो दिया था मैंने इसको पहले लिख लिया। अब मैं चलता हूं यहां पर, मुझे PQ स्क्वायर चाहिए, तो PQ स्क्वायर मुझे बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस कर मिलेगा। तो मैं बड़े वाला ट्राइंगल लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल
पी आर क्यू, इन ट्राइंगल पी आर क्यू। जब पाइथागोरस करते हैं तो ट्राइंगल का नाम लिखते हैं और 90 डिग्री लिखते हैं। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, ये मुझे आ गया। अब बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस क्या आएगा, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की साइड ये हाइपोटेन्यूज है। बड़े वाला ट्राइंगल ले रहा हूं ना मैं, तो पी आर क्यू में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, पी क्यू। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। इसको मैं नंबर दे देता हूं 2 और रीजन लिखता हूं पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहां तक रुक गया। अब मैं आ जाता हूं, देखो यहां पर गौर करना, मुझे पी क्यू तो मिल गया। अब मुझे पीएम चाहिए, तो पीएम यहां पर पीएम चाहिए, तो पीएम मुझे छोटे वाले ट्राइंगल में मिलेगा, ये वाले ट्राइंगल में। तो मैं इसमें भी पाइथागोरस कर लेता हूं। तो पाइथागोरस के लिए कैसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल पी आर एम, इन ट्राइंगल पी आर एम एंगल पी आर एम इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। देखो पी आर एम 90 डिग्री है क्या नहीं। अच्छा, अब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई। तो पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर एम स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। वापस इसको नंबर दे देता हूं मैं 3 और रीजन आएगा पाइथागोरस थ्योरम। है समझ में, ये छोटे वाले ट्रायंगल में आ गए। अब ये पीएम स्क्वायर अपनी जगह पर, पी आर स्क्वायर अपनी जगह पर, ये आर एम की जगह पर, देखो आर एम की जगह पर मैं हाफ ऑफ आर क्यू लिख सकता हूं क्या नहीं। तो यहां पर आर एम की जगह पर मैं क्या लिख लेता हूं, हाफ ऑफ आर क्यू स्क्वायर। आया समझ में, ये स्क्वायर अपनी जगह पर, और आर एम की जगह पर मैंने क्या लिख लिया, हाफ ऑफ आर क्यू। कहां से लिया मैंने, फ्रॉम 1 and 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं, पीएम स्क्वायर अपनी जगह पर, पी आर स्क्वायर अपनी जगह पर, और ये आपका हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर था मेरा आर क्यू स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर, एक ही बात है, क्यू आर स्क्वायर। अब यहां पर देखो, तो यहां पर मैं इसको नंबर दे देता हूं 4। अब यहां पर देखो 4 यहां पर है, तो ये 4 को मैं यहां पर सब तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहां पर ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पीएम स्क्वायर हो जाएगा, 4 ये इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, 4 पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको मुझे नंबर दे देना चाहिए था 4। अब मैं क्या करता हूं, ये 2 में से 4 को सबट्रैक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पी क्यू इज इक्वल टू 4 पीएम चाहिए। तो यहां पर मैं लिखता हूं सबट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2 वी गेट। तो देखो यहां पर ये अभी 2 है मेरा, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस, इसमें से ये माइनस कर रहा हूं 4 पीएम स्क्वायर, फिर 2 ये है मेरा, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, पी आर प्लस आर क्यू माइनस, यहां पर आ जाएगा आपका 4 पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर अपनी जगह पर, 4 पीएम स्क्वायर अपनी जगह पर, यहां पर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, ये प्लस माइनस अंदर जाएगा, तो ये क्यू आर को मैं आर क्यू लिख सकता हूं, ये मैंने चेंज कर दिया था। तो देखो ये आर क्यू कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, तो बचा क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस 4 पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पी आर स्क्वायर में से, यहां पर पी आर स्क्वायर में से 4 पी आर स्क्वायर चले जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा मेरा, या मैं ऐसे बोल सकता हूं 4 में से 1 पी आर स्क्वायर चले जाएगा, तो कितना बचेगा, -3 पी आर स्क्वायर, बराबर। 4 में से 1 गया तो कितना बचा, -3 पी आर स्क्वायर। अब यहां पर मुझे 4 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पीएम स्क्वायर चाहिए, तो ये पीएम को वो तरफ भेज देता हूं, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस था, ये तरफ आ जाएगा, तो 4 पीएम स्क्वायर -3 पी आर स्क्वायर। तो यही मुझे प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पीएम स्क्वायर -3 पी आर स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया हुआ है,
wall of two buildings on either side of a street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at a height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the building, on the other side of the street, its top just reaches the window of the other building at a height of 4.2 meter. Find the width of the street. तो देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर कि एक स्ट्रीट है, तो सपोज ये BC जो है ये मेरी स्ट्रीट है, ये रोड है, रोड के दोनों तरफ बिल्डिंग है, ये तरफ भी बिल्डिंग है, ये तरफ भी बिल्डिंग, ये तरफ की बिल्डिंग 4 मीटर की जो है, ये तरफ की बिल्डिंग है, और ये तरफ की जो है वॉल 4.2 मीटर की है। बीच में एक लैडर रखा हुआ है, जब वो ये तरफ टच करता है तो यहां विंडो पे टच होता है 4 मीटर पर, और उस लैडर की लेंथ कितनी है 5.8 मीटर। सेम लैडर जब ये तरफ जाता है तो वो विंडो पे टच करता है कितनी हाइट पर 4.2 मीटर। तो ये डायग्राम से मुझे बिल्डिंग का रिप्रेजेंटेशन मिल गया, लैडर का मिल गया और स्ट्रीट का मिल गया। मुझे ढूंढना है फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मतलब ये डिस्टेंस ना, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, और विड्थ ऑफ द स्ट्रीट यानी BD। तो BD कैसे ढूंढना है मुझे, BC और CD को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे BC आ जाएगा। तो मुझे ढूंढना क्या है, BC ढूंढना है और CD ढूंढना है, और दोनों का अगर मैं प्लस कर लेता हूं तो BD आ जाएगा, मतलब विड्थ ऑफ द स्ट्रीट आ गया। तो अब मैं जो भी यहां पर क्वेश्चन में दिया है उसको स्टेटमेंट में लिख लेता हूं। तो पहले मैं क्या लिखता हूं, लेट seg AB and seg ED represent the wall of two building on either side of the road। ये AB और ED क्या है, वॉल है ऑफ द टू बिल्डिंग। अब मुझे यहां पर AB से डायग्राम से AB मिल गया ना, तो मैं AB लिख लेता हूं, therefore AB is equal to 4 मीटर, एंड यहां पर ED मिल गया मुझे, ED कितना है 4.2 मीटर, ये मेरा आ गया। नाउ seg BC represent, सॉरी यहां पर BD आएगा, seg BD represent the width of the street such that B dash C dash D, बराबर। BD क्या है, width of the street। और मैंने क्या क्या लिया है, seg AC represent the first position of the ladder on wall AB। तो AC जो है वो लेडर जो था उसकी फर्स्ट पोजीशन है। तो AC मुझे कितना मिला यहां से, तो AC मिल गया मुझे 5.8 मीटर। अब देखो AC मिल गया मुझे, अब मैं यहां पर चलता हूं, यही लेडर जब ये तरफ चले जाता है तो क्या बन जाता है C, लेकिन लेंथ तो वही रहेगी ना। तो seg C represent the second position of the ladder on wall ED। तो यहां पर therefore CE is equal to 5.8 मीटर। अब देखो ये तो मैंने पूरा रिप्रेजेंटेशन कर लिया, यहां पर मुझे BD चाहिए। तो BD के लिए मैं क्या करता हूं, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसमें 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है, तो मेरे पास हाइपोटेनियस है, मेरे पास AB है, तो BC आ जाएगा कि नहीं पाइथागोरस करके। और सेम तरीके से अगर मैं ये वाला ट्राइंगल भी देखता हूं, तो ये वाले ट्राइंगल के अंदर मेरे पास 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है, 4.2 है, तो पाइथागोरस करके CD आ जाएगा कि नहीं, और BC और CD को प्लस कर दूंगा तो BD आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, पाइथागोरस। पाइथागोरस के लिए मैं कैसे लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम क्या है ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लिखते हैं। तो पाइथागोरस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन आएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो AC आपके पास कितना है, 5.8 है, तो 5.8 का स्क्वायर, AB कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन आएगा सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। तो ये 5.8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5.8 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 58 हो जाएगा अपॉन 10 द होल स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन करेंगे, 58 का स्क्वायर करता हूं मैं, 58 इंटू 58 तो 3364 मिलता है, और 10 का स्क्वायर 100, ये 16 ये तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 16 अपॉन 1 लिख सकता हूं मैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3364 मल्टीप्लाई बाय 1, 3364, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1600 हो गया, अपॉन 100 1 जा 100, ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई होगा।
तो BC स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहा हूं मैं। 3364 में से 1600 निकालता हूं तो 1764 बचेगा अपॉन 100 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा 1764 अपॉन 100। BC इज इक्वल टू, देखो 1764 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग तो आंसर आएगा आपका 42, और 10 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10, तो BC इज इक्वल टू 42 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 4.2 मीटर। तो BC मिल गया मुझे। तो देखो BC कितना आ गया, 4.2 मीटर आ गया। लेकिन अब मुझे CD भी चाहिए ना, तो सेम तरीके से पाइथागोरस करूंगा मैं। तो अब कौन से ट्राइंगल में चलूंगा मैं, अभी मैं ABC में गया था, अभी EDC में जाऊंगा। तो इन ट्राइंगल EDC, एंगल EDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, EC या CE, तो CE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। रीजन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, देखो CE कितना है आपके पास 5.8 बरोबर, CD कितना है आपके पास, CD नहीं पता, और ये कितना आ जाएगा आपका ED है आपका 4.2 द होल स्क्वायर। तो पॉइंट में आ गया। अब पॉइंट के लिए मैं क्या कर लेता हूं, सिंपलीफाई कर लेता हूं जैसे हम लोगों ने पहले किया। तो ये वाला पार्ट देखो रब आउट कर देते हम लोग। तो यहां पर अभी पॉइंट को मैंने कैसे सॉल्व किया था, 5.8 को 58 ले लिया था अपॉन 10 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर अपनी जगह पर, 4.2 को मैं क्या लिख लेता हूं 42 अपॉन 10 द होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। तो अभी देखो, तो 3364 आ गया अपॉन 100 CD स्क्वायर प्लस, अगर मैं 42 का स्क्वायर ले लेता हूं तो 42 मल्टीप्लाई बाय 42 तो 1764 अपॉन 100 बराबर। अब मैं CD स्क्वायर चाहिए तो ये वाला इधर आ जाएगा 3364 अपॉन 100, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 1764 अपॉन 100 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, तो 3364 माइनस 1764 अपॉन 100 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। इसमें से 3364 में से 1764 को माइनस करूंगा तो 1600 बचेगा अपॉन 100 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। देखो यहां पर आप कैंसिल कर सकते हैं, 0 0 चलेगा, 0 0 चलेगा, तो सिंपली इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। CD स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो CD इज इक्वल टू रूट 16 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। लिख लेता हूं, तो CD इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा आपको। तो CD कितना मिला आपका 4 आ गया। अब मुझे तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट चाहिए था, तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट के लिए मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर थोड़ा सा आगे यहां पर सॉल्व कर लेता हूं। तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट किससे बन रहा है, BD से बन रहा है, तो BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, BC प्लस CD। रीजन क्या है, B डैश C डैश D, B डैश C डैश D। अब BC मेरा कितना था, BC देखो BC कितना मिला था मुझे, तो BC मिला था 4.2 और CD कितना मिला है आपको 4 बराबर। तो BD इज इक्वल टू 4.2 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 8.2 मीटर। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, width of the street is 8.2 मीटर। आई होप समझ में आया, ठीक है।